दोस्तों 3 नवंबर साल 1988 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी को दिल्ली से एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम को PLOTE यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा कैप्चर करने की कोशिश की गई है। PLOTE के 80 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने पूरे मालदीव्स पर कब्जा कर लिया था। हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। मालदीव्स के सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, यहाँ तक कि टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन पर भी मिलिटेंट्स ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं था जहाँ प्रेसिडेंट को किडनैप करने की प्लानिंग चल रही हो। ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि PLOTE के मिलिटेंट्स प्रेसिडेंट पैलेस तक पहुँच पाते, प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम को नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी को कॉल करके उनसे मदद मांगी। प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने मालदीव्स को PLOTE के मिलिटेंट ग्रुप से बचाने के लिए एक मिशन बनाया, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ये मिशन इंडियन आर्मी का पहला फॉरेन मिशन था। 3 नवंबर 1988 की रात इंडियन आर्मी के 300 बेस्ट पैराट्रूपर कमांडोज और इंडियन एयरफोर्स आर्मी 9 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान के बाद मालदीव्स के हुलहुले आइलैंड पर मौजूद मेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं और मालदीव्स को मिलिटेंट से आजाद कराने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 18 घंटे लंबे समय तक चली इस ऑपरेशन में 19 मिलिटेंट्स मारे गए और बाकी के बचे हुए मिलिटेंट्स ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि इस ऑपरेशन को इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रॉ लीड कर रही थी। कब, कहां, किस पर कैसे अटैक करना है, मिलिटेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रॉ के पास पहले से ही थी। इसी वजह से भारत ने ये मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया। दोस्तों, इस तरह सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करने और इंडियन सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए रॉ इंडिया की पहली सीक्रेट एजेंसी नहीं है। रॉ से पहले ये काम IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक सीक्रेट एजेंसी के होते हुए भी दूसरी सीक्रेट एजेंसी बनाने की जरूरत पड़ी? रॉ की शुरुआत कैसे और क्यों हुई? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रॉ से पहले हमारे पास सिर्फ एक सीक्रेट एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। भारत की आजादी के बाद IB डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इश्यूज को देखती थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, इन दोनों रीजन्स पर अटैक कर देता है। भारत को इस अटैक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ चीन ने अपने 80,000 सोल्जर्स और बहुत सारे वेपन्स बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए थे। भारत ने भी इस लड़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये लड़ाई 21 नवंबर तक चली, पर इस वार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और ना ही वार के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होने की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस वार में इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए थे। दोस्तों, इस हार के बाद भारत को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत महसूस हुई। IB को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहला ARC यानी एविएशन रिसर्च सेंटर और दूसरा SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। SFF का काम था इंडिया को वॉर जैसी सिचुएशंस में एक फ्रंट फोर्स की तरह लीड करना। ARC का काम इंडिया के एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना था, ताकि एविएशन सेक्टर की मदद से पड़ोसी देशों पर नजर रखा जा सके। रामेश्वर नाथ काव को 1 सितंबर 1963 में ARC का चीफ बनाया गया। 1962 के हमले के बाद इंडिया की
की नजर चीन पर थी, लेकिन दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारत को अंदाजा तक नहीं था। दरअसल पाकिस्तान की आजाद कश्मीर रेगुलर फोर्स ने साल 1965 में इंडिया के कच्छ और कश्मीर बॉर्डर के थ्रू भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ये सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स लोकल कश्मीरियों का भेष बनाकर कश्मीर में इकट्ठा हो रहे थे। इस घुसपैठ के बाद लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच वार चली, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बैटलफील्ड में हराकर जीत हासिल की थी। इस वार में पाकिस्तान के आर्मी, टैंक्स और आर्मरीज को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस वार के डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई के दौरान भारत की इस जीत को दर्ज नहीं किया गया। इसलिए पाकिस्तान इस वार को नोबडी वन नोबडी लॉस की तरह दिखाता है। इन सब हमलों के बाद भारत चाहता था कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को और मजबूत बनाई जाए, क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल तो हो गया था, पर पाकिस्तान इस हार के बाद आगे क्या करेगा इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अगर इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी होगी तो किसी भी वार के शुरू होने से पहले सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद हम काफी हद तक किसी भी वार को आसानी से जीत सकते हैं या कम से कम पहले से तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, 1965 के इंडो पाक वार के दौरान हमने जो एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिस की थी वो थी पाकिस्तान के पास इनफ आर्म्स और एम्युनिशंस का नहीं होना। दरअसल उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था और अमेरिका अपनी एक पॉलिसी के तहत किसी को भी 1 महीने से ज्यादा की आर्मरीज सप्लाई नहीं करता है। अगर वार कुछ वक्त और लंबी चलती तो हथियारों की कमी के कारण पाकिस्तान घुटने टेक देता और कागजी कार्रवाई में भारत की जीत दर्ज हो जाती। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिस कर जाने की वजह से इंडिया में एक प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की मांग उठी, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सके और इंडिया को इन देशों से मिलने वाले थ्रेट से भी बचा सके। दोस्तों, इसी दौरान जनवरी 1966 में इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई, जिसके बाद देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने इंडिया में एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने की शुरुआत की। इंदिरा गांधी ने ARC चीफ रामेश्वर नाथ काव के साथ मिलकर इंडिया की नई इंटेलिजेंस एजेंसी का स्ट्रक्चर तैयार किया। रामेश्वर नाथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स में से एक थे। ex-IB ऑफिसर और ARC चीफ के अलावा RN काव पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रह चुके थे, जिस कारण इंदिरा गांधी ने RN काव को इंटेलिजेंस एजेंसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए चुना। नई इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरू होते ही इंदिरा गांधी ने RN काव के सामने 2 कंडीशंस रखी। पहली, इस एजेंसी के टॉप 2 ऑफिसर्स PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा चुने जाएंगे, और दूसरी कंडीशन थी कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सारे मिशंस की रिपोर्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को देगी। इस तरह इन 2 कंडीशंस के आधार पर RN काव की लीडरशिप में एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआत हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी के सजेशन से इस एजेंसी का नाम रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रखा गया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये नाम अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी CIA से इंस्पायर्ड है। खैर, इस बात की सच्चाई तो नहीं पता, पर रॉ की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। रॉ के फॉर्मेशन के बाद अब RN काव के ऊपर जिम्मेदारी थी बेस्ट ऑफिसर्स को चुनने की, जो रॉ के लिए काम कर सके। इसकी शुरुआत हुई शंकरन नायर से। शंकरन नायर भी ex-IB ऑफिसर थे। एक कैजुअल मीटिंग के दौरान RN काव ने नायर को लंच पर बुलाया और उन्हें इंडिया की नई सीक्रेट एजेंसी रॉ को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। इस मीटिंग में RN काव ने नायर से कहा कि हो सकता है कि उन्हें इस एजेंसी में कोई बड़ी डेजिग्नेशन ना दिला सके, लेकिन उनके रॉ ज्वाइन करने से इस नई इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत मदद मिलेगी। नायर की स्मार्टनेस और स्पाइंग स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतरीन थी और साथ
साथ ही उन्हें आईबी में कई सालों का तजुर्बा था। आर.एन. काउ के इस ऑफर को नायर ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। इस तरह शंकरन नायर पहले जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए गए। इसे फंक्शनल बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बिल्डिंग को रॉ का ऑफिस बनाने के लिए असाइन कर दिया और 21 सितंबर 1968 से रॉ पूरी तरह फंक्शनल हो गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया की पहली एजेंसी आईबी का क्या हुआ, तो आपको बता दें कि आईबी को सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैंडल करने के लिए दे दिए गए और रॉ के कंधे पर फॉरेन इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रख दी गई। वैसे दोस्तों, इंडिया के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मानना था कि रॉ को सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। रॉ की शुरुआत होने के तकरीबन 2 साल बाद यानी 1971 में रॉ के फर्स्ट बैच के ऑफिसर्स का सिलेक्शन शुरू हुआ। इस बैच का नाम था कैडर RAS बैच। सिलेक्शन के लिए कैडेट्स का एग्जाम लिया जाता था। इसके अलावा एक अनयूजुअल टेक्निक से कैडेट्स की स्पाइंग स्किल्स को भी चेक किया जाता था। एग्जाम में पास हुए कैडेट्स जिनके पास बेस्ट स्पाइंग स्किल्स होता था, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता। रॉ की ये हायरिंग प्रोसेस आईबी से बिल्कुल अलग थी। आईबी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में एग्जाम और टेस्ट कंडक्ट करवा कर कैडेट्स सिलेक्ट करती थी। वहीं रॉ में सिलेक्शन के लिए रॉ के चीफ आर.एन. काउ कई बार अच्छे कैडेट्स की तलाश में खुद ही निकल जाते थे। 1968 से लेकर 1981 तक आर.एन. काउ ने न जाने कितने आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, यूपीएससी ट्रेनिंग कैंप्स गए और वहां जाकर कैडेट्स की स्किल्स को एनालाइज करके कैडेट्स का सिलेक्शन खुद से किया। दोस्तों, रॉ की शुरुआत 200 ऑफिसर्स से हुई थी, जिन्हें सीक्रेट एजेंट्स बनाने के लिए 4 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया गया था, जिसमें स्पाइंग स्किल्स पर काम करना, आइडेंटिटी छुपा कर रखना, फॉरेन मिशंस को लीड करना, एक्सप्लोजिव और वेपन्स की ट्रेनिंग शामिल थी। एक रॉ ऑफिसर के लिए किसी एक फॉरेन लैंग्वेज में भी स्ट्रॉन्ग कमांड होना जरूरी था। इसीलिए उन्हें चाइनीज, रशियन, पॉलिश, जर्मन, अरबिक, उर्दू और सिनेलीज जैसे स्टैटिकल लैंग्वेजेस की भी ट्रेनिंग दी गई, ताकि जब भी वो किसी फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो लैंग्वेजेस उनके काम आ सके। रॉ अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करने लगा। कुछ रॉ एजेंट्स को नई आइडेंटिटी देकर फॉरेन कंट्रीज के लिए भेज दिया गया। दूसरी तरफ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स जैसे बिहार, राजस्थान, बंगाल, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर में भी रॉ के ऑफिस बनाए गए, जहां से रॉ के ऑफिसर्स नेपाल, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर्स पर नजर रखने लगे। रॉ अपने काम में बेस्ट थी। साल 1977 तक रॉ के पास 5000 ऑफिसर्स हो गए थे, जिन्हें गवर्नमेंट सैलरी पर रखा गया था। पर दोस्तों, साल 1977 रॉ के लिए बहुत मुश्किल समय था। इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। इस साल हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की जगह जनता दल के मोरारजी देसाई को इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ही रॉ की परेशानियां बढ़ गई। मोरारजी देसाई को लगता था कि रॉ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये एजेंसी केवल दिखावे के लिए बनाई गई है। इंदिरा गांधी ने सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने और ऑपोजिशंस को डराने के लिए रॉ का फॉर्मेशन किया है। इन सब कारणों की वजह से मोरारजी देसाई ने रॉ को बांध दिया। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में रॉ को केवल ऑफिस वर्क तक सीमित रखा। रॉ के सारे फॉरेन ऑपरेशंस और मिशंस पर भी रोक लगा दी गई। रॉ के सेक्रेटरी आर.एन. काउ ने मोरारजी देसाई को बहुत समझाया कि रॉ का इन्वॉल्वमेंट और काम देश के इंटरनल यूसेज या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। एजेंसी का रोल सिर्फ फॉरेन इश्यूज को देखना है, न कि ऑफिस वर्क करना। पर मोरारजी देसाई ने आर.एन. काउ की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोरारजी देसाई के इस एक्शन और रॉ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से रॉ के चीफ सेक्रेटरी आर.एन. काउ और ज्वाइंट सेक्रेटरी शंकरन नायर ने रिजाइन दे दिया। इससे रॉ को बहुत बड़ा झटका लगा। रॉ के सारे ऑनगोइंग
ऑनगोइंग फॉरेन मिशंस और रिक्रूटमेंट्स पर भी रोक लगा दी गई। रॉ का काम पूरी तरह से रुक गया। मोरारजी देसाई ने NF संतुक को रॉ का नया इंचार्ज बनाया, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन था। संतुक के इंचार्ज बनने के बाद रॉ फिर से एक्शन में आ गया। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के दोबारा आने से रॉ के पास सारे पावर्स वापस आ गए और रॉ ने अपना फॉरेन मिशंस दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन मोरारजी देसाई के दखल देने की वजह से बीच में जो गैप आई, उससे रॉ को दोबारा फॉरेन कंट्रीज में नए नेटवर्क्स बनाने पड़े और फिर से इसे इस्टेब्लिश करने में पूरे 4 साल लग गए। साल 1984 तक रॉ फिर से एक्टिव होकर काम करने लगा। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने। उनके टेन्योर में भी रॉ ने कई मिशंस किए और चीन, पाकिस्तान जैसे नेशन से वाइटल इंफॉर्मेशंस निकाल लाए। इन ऑपरेशंस में से ही एक था ऑपरेशन कैक्टस। इसके अलावा भी रॉ ने कई ऑपरेशंस किए, जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन काहुटा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फूलिंग अमेरिका's इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और न जाने ऐसे कितने मेजर ऑपरेशंस रॉ ने लीड करके भारत को इंटरनेशनल थ्रेट से बचाया। रॉ ने अपने फॉर्मेशन के बाद से ही नेशनल इमरजेंसी, पॉलिटिकल मिसबैलेंस, मेजर टेरर अटैक्स जैसी कई चीजें देखी और इन सभी सिचुएशंस को हैंडल भी किया। आज रॉ वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है और हमारे रॉ एजेंट्स दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आपके आसपास ही एक रॉ एजेंट रहता हो और आपको उसके बारे में पता भी न चले। रॉ की यही खासियत इसके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। साथ ही हम रॉ के ऑपरेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप इन ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।